नमस्कार। चलिए जरा सोचते हैं एक ऐसे पद के बारे में जिसने लगभग 90 सालों तक करोड़ों लोगों की किस्मत तय की। 1858 से 1947 तक ये पद था भारत के वाइसरॉय का। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये अपने आप में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत का सिंबल था। तो आइए वाइसरॉय के इस दौर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसने आज के भारत की नींव कैसे रखी। तो सवाल ये उठता है कि ये 1857 की विद्रोह ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। इसका जवाब सीधा सा है, ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक ऐसी सुनामी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में ला दिया। और इसी उथल पुथल से जन्म हुआ वाइसराय के युग। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। पहला वाइसराय और सीधा शासन। 1857 के विद्रोह की आग अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार कर दिया। और यहीं से वाइसराय के पद की शुरुआत हुई और भारत पर सीधे लंदन से शासन का दौर शुरू हुआ। तो आखिर ये वाइसराय था कौन? जरा सोचिए, एक झटके में एक ट्रेडिंग कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी ताकत छीनकर सीधे ब्रिटिश मोनार्क यानी सम्राट को सौंप दी। वाइसराय उसी सम्राट का सीधा प्रतिनिधि बनकर भारत आया। अब भारत सिर्फ एक कॉलोनी नहीं, बल्कि औपचारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का ताज बन चुका था। और भारत के पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। उनके सामने चैलेंज सिर्फ विद्रोह की आग बुझाना नहीं था, बल्कि एक नए साम्राज्य की नींव भी रखनी थी। उन्होंने यूरोपीय सैनिकों के व्हाइट म्यूटिनी का सामना किया, पर उनका असली काम था भारत के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। इंडियन पीनल कोड यानी हमारी आईपीसी, एक सेंट्रलाइज्ड पुलिस डिपार्टमेंट और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज, ये सब उसी स्थायी कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को बनाने के कदम थे जो अगले 90 सालों तक चलने वाला था। दूसरा अध्याय, ब्रिटिश राज की स्थापना। तो पहले वाइसराय ने नींव तो रख दी थी, लेकिन अब बारी थी उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने की। इस दौर में वाइसरॉयों ने प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मशहूर स्टील फ्रेम तैयार किया, यानी ब्यूरोक्रेसी, रेलवेज और कानूनों का एक ऐसा जाल जिसने ब्रिटिश शासन की पकड़ को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन ब्रिटिश शासन का कोई एक चेहरा नहीं था, और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ थे लिटन, जिन्होंने दमन का रास्ता चुना, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी, भारतीयों के लिए सिविल सेवा में आना और मुश्किल कर दिया। लेकिन उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जिन्हें आज भी सबसे पॉपुलर वाइसरायों में से एक माना जाता है। उन्होंने लिटन के कठोर कानूनों को हटाया, मजदूरों के हक में कानून बनाए और पहली बार भारतीयों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भागीदारी का मौका दिया। एक ही पद पर दो बिल्कुल अलग सोच। 1881 ये साल बहुत ही अहम था। लॉर्ड रिपन के राज में भारत की पहली रेगुलर जनगणना शुरू हुई। और देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं था, ये पहली बार था कि ब्रिटिश राज ने पूरे भारतीय समाज को आंकड़ों में बांधने, उसे जातियों और धर्मों में कैटेगराइज करने और उसे अपने हिसाब से समझने का एक विशाल प्रयास किया। एक ऐसा कदम जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। अब कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कमाल की बात यह है कि ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक सफलता ने ही एक संगठित भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय की जमीन तैयार कर दी। 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब तक विरोध और मांगें बिखरी हुई थीं, लेकिन अब भारतीयों के पास अपनी आवाज उठाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। ये भारत के स्वशासन के संघर्ष में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये बयान ब्रिटिश साम्राज्य की मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती थी। और इसी तरह की सोच ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़काने का काम किया। और फिर आए लॉर्ड कर्जन, शायद सबसे एफिशिएंट लेकिन सबसे अलोकप्रिय वाइसराय। उनका मानना था कि भारत को दक्षता से चलाना है और इसके लिए हर चीज पर सरकारी कंट्रोल जरूरी है। सिंचाई, पुलिस, यूनिवर्सिटी, रेलवे, कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसे कर्जन ने अपने कमीशन और एक्ट के जाल में न जकड़ा हो। ये कंट्रोल का पीक था।
लेकिन कर्जन का सबसे विवादित और दूरगामी कदम था 1905 में बंगाल का बंटवारा। कहने को तो ये प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किया गया, पर असल में इसे हिंदुओं और मुस्लिम आबादी को बांटने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। इस एक घटना ने पूरे देश में विरोध की आग लगा दी और स्वतंत्रता के आंदोलन को एक नई जबरदस्त ऊर्जा दे दी। बढ़ते दबाव के बीच 1909 में आए मॉर्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के इन सुधारों ने, आप कह सकते हैं, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुने जाने का अधिकार तो मिला, लेकिन साथ ही मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट भी बना दिए गए। मतलब मुस्लिम नेता को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इसे भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की, यानी फूट डालो और राज करो, की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर दिखा गया। और अब हम राज के अंतिम अध्याय पर आते हैं। ये आखिरी 3 दशक उथल पुथल से भरे थे, एक ऐसा दौर जब आज़ादी की ओर बढ़ती लहर को रोकना नामुमकिन हो गया था। जरा आखिरी दौर की घटनाओं की रफ्तार देखिए। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिर लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में भारत छोड़ो का नारा गूंजा और आखिर में लॉर्ड वेवेल के समय तक तो कैबिनेट मिशन सत्ता सौंपने की बात करने भारत आ चुका था। हर घटना पिछली से बड़ी थी और हर कदम भारत को आज़ादी के और करीब ला रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1940 का दशक एक तूफान की तरह था। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। भारत में क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये साफ हो गया था कि अब राज के दिन गिने चुने रह गए हैं। और अंत बहुत तेजी से आया। और फिर मंच पर आए आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। विडंबना देखिए, उनका काम साम्राज्य बनाना नहीं बल्कि उसे समेटना था। उन्हें इतिहास के सबसे तेज और सबसे मुश्किल पावर ट्रांसफर की निगरानी करनी थी। 3 जून 1947 को उनकी योजना ने उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया और वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर इस कहानी के एक अध्याय का अंत कर गए। 1948 में इतिहास का एक पूरा चक्कर पूरा हुआ। वाइसराय का पद अब गवर्नर जनरल बन चुका था और इस पर बैठे सी राजगोपालाचारी, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। वो इस पद को संभालने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे। जिस सत्ता की बागडोर लॉर्ड कैनिंग ने संभाली थी, वो आखिरकार एक भारतीय के हाथों में आ गई थी। वाइसराय का पद तो अब इतिहास बन चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। क्या उनका प्रभाव आज भी हमारे बीच महसूस होता है? हमारे कानून, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी राजनीति, इन सब पर उस 90 साल के दौर की कितनी गहरी छाप है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारे वर्तमान में ही कहीं छपा है।